हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद केजी। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं सामान्य अध्ययन के लिए अति महत्वपूर्ण एनसीईआरटी सार संग्रह, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज हम इसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी के संग्रह को विषयवार प्रस्तुत करेंगे, जो कि न केवल सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए बल्कि रिवीजन के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इतिहास क्या होता है। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण क्या कहलाता है? तो कहलाता है इतिहास। क्रोनोलॉजिकल सिस्टम इतिहास कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, किसे कहा जाता है? तो वो है हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो वो है राजतरंगिणी। नेक्स्ट हमारा उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? आहर सिक्के, यानी पंचमग्ध कॉइन्स कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बॉक्स में यहाँ दिया गया है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरेस को। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरेस को जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे चार्ट दिया गया है इतिहास, हिस्ट्री से संबंधित। देखिए, सबसे पहले है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे प्राग ऐतिहासिक खोज, और इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर प्राइमरेस ने। ठीक है। देखिए, इसका समय काल दिया है मानवोत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक। और देखिए, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड दिया गया है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और ऐतिहासिक काल दिया, यानी हिस्टोरिकल पीरियड दिया गया है 600 ईसा पूर्व से अब तक। देखिए, प्री हिस्टोरिक पीरियड की डेफिनेशन है पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध किंतु अपठनीय, किंतु पढ़ा नहीं जा सका है। और हिस्टोरिकल पीरियड में पुरातात्विक साक्ष्य एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो वो है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। इसके द्वारा ही हम लोग जान सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो वो है जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। और ये इन्होंने किसके अभिलेख को पढ़ा? तो इन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था ब्राह्मी लिपि में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक पीरियड इंडिया किसकी कृति है? तो वो है स्टुअर्ट पिगॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो वो शब्द है इंतु। इंतु शब्द का प्रयोग किया है भारतीयों के लिए चीनी यात्रियों ने। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो है अभिलेखा शास्त्र, एपिग्राफी। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विधा कहा जाता है। और नेक्स्ट हमारा, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो वो है हमारे V.A. स्मिथ। ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना।
ये देखिए यहाँ पे चार्ट दिया गया है हिस्ट्री से, तो अभी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा ये, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वो थे वैवस्वत मनु। चलिए नेक्स्ट है हमारा, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो हमारे गुप्त वंश का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो वो है हमारा मौर्य वंश। नेक्स्ट हमारा, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो वो है कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे नीचे बॉक्स दिया गया है, पुरातात्विक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है, एक संलग्न संगठन है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो वो है मौर्य वंश। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो वो मौर्य वंश से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट है हमारा, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो वो दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, जैसे कि उर्दू लिखी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो वो है हमारा गुप्त वंश। नारद स्मृति से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारा, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो वो है मनुस्मृति। चलिए नेक्स्ट है हमारा, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो वो है मनुस्मृति। नेक्स्ट हमारा, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण में। चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। जब 8,800 श्लोक थे तो इसका नाम जय संहिता था और इसके पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया, तो यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, और अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत भी कहा जाने लगा। ठीक है, देखिए पहले 8,800 श्लोक थे तो इसे जय संहिता कहा जाता था, इसके बाद 24,000 श्लोक हो गए तो इसे भारत नाम से जाना जाने लगा, और इसके बाद 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहने लगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट है हमारा, पुरालेखा विधा से क्या अभिप्राय है? पुरालेखा विधा से क्या अभिप्राय है? तो वो शिलालेखों का अध्ययन से अभिप्राय है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो वो डार्विन को माना जाता है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक डार्विन को माना जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृतांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है रेहला। इब्न बतूता का यात्रा वृतांत रेहला नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा, हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो वो है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर राख कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे चार्ट दिया है चीनी लेखकों का वर्णन। देखिए यहाँ पे लेखक दिए हैं फायान, लेखक है फायान और उसका समय है 399 से 414 ईसा पूर्व। ठीक है, और रचनाएं भारत दशा का विवरण दिया है। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी, और इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है हेनसांग। हेनसांग का समयकाल 629 से 645 ईसा पूर्व है और इसकी रचनाएं हैं सीयू की यानी पाश्चात्य संसार के लेख। हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया और इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इस यात्रियों का राजकुमार शाक्य मुनि नीति का पंडित कहा जाता था। ये इनकी उपाधि थी। इनको यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित भी कहा जाता है। किसको? हेनसांग को। उसके बाद आएंगे इत्सिंग। इत्सिंग 673 से 675 ईस्वी तक रहते हैं। इन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं लिखी और इनका विवरण है चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा।
नेक्स्ट है हमारा, देखिए, प्रमुख अभिलेख व शासक। एक है हाथी गुम्फा अभिलेख, तो वो है कलिंग नरेश खारवेल का। और ऐहोल अभिलेख वो है पुलकेशिन सेकंड का। और नासिक अभिलेख वो है गौतमी बलश्री का। और जूनागढ़ अभिलेख वो किसका है, रुद्रदामन का। और प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख वो है समुद्रगुप्त का। और मंदसौर अभिलेख है वो है मालवा नरेश यशोवर्मन का। और ग्वालियर अभिलेख है वो है प्रतिहार नरेश भोज का। और देवपाड़ा अभिलेख है वो है बंगाल शासक विजयसेन का। और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख है वो है स्कंदगुप्त का। ठीक है, ये सारे अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नीचे दिया है, बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है, तो इसका राइट आंसर होगा शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल की जानकारी प्राप्त होती है। और नेक्स्ट है, हेन सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है, तो वो है सीयू की पुस्तक में किया है। और अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी, तो वो की थी अल बरूनी ने। ठीक है, और ये देखिए नोट यहाँ पे बॉक्स में दिया है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था जब तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है, तो वो है पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है, तो शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चार्ट तो अभी देख लिया था हम लोगों ने। और ये देखिए यहाँ पे नीचे बॉक्स में दिया गया है, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नया टॉपिक है हमारा पाषाण काल यानी स्टोन एज। देखिए अब आगे हमारा पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं और इसका समय काल 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व है। और मध्य पाषाण काल का समय काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व है। और नव पाषाण न्यूलिथिक एज का 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक है। और इसमें भी देखिए निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल दिया गया है। आप इस चार्ट को देख लीजिएगा और इसकी टाइमिंग ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। पाषाण काल युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट इतिहास का प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल कहलाता था। और नेक्स्ट हमारा, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे, तो उस टाइम पे पत्थरों का यूज़ करते थे, स्टोन का। और नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था, तो वो था जम्बू द्वीप का। और नेक्स्ट है हमारा, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप से जाना जाता है, उसे पिथेकैंथ्रोपस के नाम से जाना जाता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो है नर्मदा घाटी में हथनौरा नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं, तो वो प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। और नेक्स्ट है हमारा, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है, तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है हमें। नेक्स्ट है हमारा, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है, देखिए बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है, तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। और नेक्स्ट हमारा, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो वो था तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, और नेक्स्ट है, प्रस्तर युग यानी स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था, तो वो था कुत्ता यानी डॉग। पशु कौन सा था, तो वो था कुत्ता। और नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है,
तो वो है मध्य पाषाण काल से। और नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो है आदमगढ़ से। देखिए पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। और नेक्स्ट है हमारा मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी, तो वो थी नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था, तो वो था जौ। और नेक्स्ट है चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो था ताम्रपाषाण युग, यानी कॉपर एज के नाम से जाना जाता है। देखिए आ गया हमारा चार्ट, चलिए चार्ट को समझते हैं हम लोग। ताम्रपाषाणकालीन स्थल, स्थल है राज्य दिया है और प्राप्त साक्ष्य। देखिए स्थल है इनाम गांव और राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। तो यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। और नेक्स्ट है दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। कलश सावधान तथा कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल दायमाबाद माना गया है। और नेक्स्ट है नवदा टोली, महाराष्ट्र राज्य में है और इसका उत्खनन HD संकालिया द्वारा चित्रित वाले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। और नेक्स्ट है नेवासा जो कि महाराष्ट्र में है। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण, ठीक है। और ताम्रवती जो कि राजस्थान में, यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद व रैखिक चित्रों के सजे रहते हैं। और देखिए यहाँ पे है नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूज मतलब 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो वो थे जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के निर्देशन में ही सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी दयाराम साहनी ने 1921 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा भारतीय पुरातत्व का जनक यानी फादर ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट है हमारा भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो वो है भीमबेटका। क्या है, भीमबेटका। चलिए नेक्स्ट है कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं, तो वो है नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। और पेबुल उपकरण यानी पेबुल उपकरण किस काल से संबंधित है, तो वो है निम्न पुरापाषाण काल से। और नेक्स्ट है ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है, तो वो है आहार, यहाँ पे होगा आहार संस्कृति। ताम्रवती के नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है, तो वो है मध्य पाषाण काल से। माइक्रोलिथिक औजार मध्य पाषाण काल से संबंधित है। और बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है, तो वो है निम्न पुरापाषाण काल से। और नेक्स्ट है मानव के आखेटक यानी हंटर और फूड गैदरर की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है, तो वह है पुरापाषाण काल से। और नेक्स्ट है हमारा ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं, तो वह है मैहदहा और सराय नाहर राय। भारत के दो सर्वाधिक यानी भारत के दो सबसे प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल मैहदहा और सराय नाहर राय हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक मानव होपो सैपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ, तो वह है उच्च पुरापाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वार्टजाइट पत्थरों के साथ आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ, तो हुआ था वो उच्च पुरापाषाण काल में। और नेक्स्ट है क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चार्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए, तो वो है मध्य पुरापाषाण काल से। चलिए अग्नि का प्रयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था, तो नवपाषाण काल से सीखा था। नेक्स्ट है हमारा भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिला है, तो वो है शिवालिक की पहाड़ी से। और नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए, तो मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं।
ठीक है। और नेक्स्ट है, और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो वो बागौर से प्राप्त हुआ था। और नेक्स्ट है हमारा, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है हमारा, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो वह सराय नाहर राय से। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो वो हुआ था हस्तिनापुर से। और यहाँ पे देखिए बॉक्स में दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। ये याद रखिएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल जैसे कि मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा और कोटदीजी, ये पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट है हमारा, स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। नवपाषाणकालीन स्थल, देखिए नवपाषाणकालीन स्थल है और राज्य दिया है। देखिए स्थल जो कि भुजहुम वो है जम्मू कश्मीर में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, यहाँ कब्रों के मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट है गुफाकराल, जो ये भी कश्मीर में है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। मेहरगढ़, गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य। और नेक्स्ट है महदहा, या जो उत्तर प्रदेश में है, गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण और धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के भी साक्ष्य। और नेक्स्ट है कोल्डिवा, ये भी उत्तर प्रदेश में है। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है संगनकल्लू, भी कर्नाटक में है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पिकलिहल, ये भी कर्नाटक में है। यहाँ से राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और सेकेंड है चौपानी मांडू, ये उत्तर प्रदेश में। यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सारूतारू, जो कि असम में है। यहाँ पे गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियों व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है चिरान, ये बिहार में है। यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। नेक्स्ट है दाओजली, जो कि असम में है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे, ये देखिए यहाँ पे बॉक्स में दिया है, नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन HD संकालिया ने किया था। और नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है।